हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एनसीएफ 2005। ठीक है, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हर सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिलेगी इससे। जैसे कि आप लैंग्वेज की बात करें तो आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में भी इसके पेडागोजी में इसके क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ साथ आपके सीडीपी में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके सोशल साइंस हो गए, साइंस हो गए, मैथ हो गए, इनके पेडागोजी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ ही साथ आपके ईवीएस पेडागोजी में भी। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पेडागोजी के पोर्शन है वो क्या है, इससे जितने भी उसके मतलब पेडागोजी है इससे आपके कवर होंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करिकुलम क्या होता है, पाठ्यचर्या क्या होता है। तो मैंने आपको जब असेसमेंट वाला वीडियो में पढ़ाया था क्लास में कि स्कूल में होने वाला हर एक्टिविटी को यदि हम कंबाइन कर दे तो क्या कहलाता है, वो आपके करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या कहलाता है। ठीक है, तो स्कूल में होने वाले जितने भी एक्टिविटी है उसका ये क्या है, क्या करता है, एक रूपरेखा तैयार करता है कि हमें उस एक्टिविटी को कैसे कराना है। जो भी स्कूल में आपका एक्टिविटी जैसे कि हो रहा है, शैक्षिक भी हो रहा है, शैक्षिक भी हो रहा है, यानी कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आपके सब्जेक्ट के साथ साथ और जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उन सब को क्या कर रहा है, उन सब की आपकी रूपरेखा तैयार की गई है इस एनसीएफ में। ठीक है, तो आज हम इसी को जानेंगे। यहाँ पर आपका करिकुलम हो गया कि स्कूल में होने वाली आपकी सभी तरह की एक्टिविटी, खेल कूद से पढ़ाई लिखाई से लेकर सब तरह की एक्टिविटी आपकी क्या कहलाती है, पाठ्यचर्या कहलाती है। और इसी पाठ्यचर्या का हमें रूपरेखा तैयार करना है, उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना है कि हमें बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है आगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि ये एनसीएफ यहाँ पर लिखा है 2005, यानी कि इससे पहले भी आपको एनसीएफ देखने को मिला होगा। तो जी हाँ, देखिए सबसे पहले एनसीएफ आपका 1975 में आया था, उसके बाद 1988 में आया, उसके बाद 2000 में आया, फिर 2005 में और एक आया है आपका 2023 में। लेकिन यहाँ पर आपका 2005 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए आपके सब्जेक्ट भले ही चेंज हो जाए लेकिन जब तक आपका सीटेट का सिलेबस ना चेंज हुआ हो तब तक हम दूसरे चीज़ को पढ़ने मतलब नहीं पढ़, जैसे कि 2023 से अभी सीटेट में एक भी क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, हमेशा 2005 से आ रहा है, तो हमें 2005 वाला एनसीएफ को डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले जानेंगे कि एनसीएफ ये 2005 क्या है। देखिए एनसीएफ होता क्या है, तो देखिए यह एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। कैसा डॉक्यूमेंट है, तो विजन डॉक्यूमेंट है, जिसे हम क्या करते हैं, दूरदृष्टि दस्तावेज। जैसे कि आपने लोगों को सुनते हुए देखा होगा कि तुम्हारी दूरदृष्टि बहुत तेज है, आगे तक है, बहुत दूर की सोचते हो। तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट बना है, जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि पाठ्यचर्या का जो रूपरेखा बना है, वो काफ़ी लंबे समय को देख कर बना है, आपके फ्यूचर को देख के बना है। जो बच्चों का ऐसा मतलब रूपरेखा तैयार किया गया है एनसीएफ में कि बच्चों के जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो वो उनका बेस से तैयार किया गया है। जैसे ही बच्चे अपना स्कूली जीवन में आएंगे तो उनका बेस को देखते हुए तैयार किया गया ताकि ये उनके फ्यूचर तक चले। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये आपका क्या है, विजन डॉक्यूमेंट है, दूरदृष्टि दस्तावेज है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसकी उत्पत्ति, एनसीएफ की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसकी उत्पत्ति आपका रविन्द्रनाथ टैगोर की सभ्यता एवं प्रगति नामक निबंध से हुआ है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध का नाम है सभ्यता एवं प्रगति, और उसी से इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसी से हुई है। ठीक है, इसी रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता एवं प्रगति नामक निबंध से हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि इसे तैयार किसने किया था। तो इसे तैयार आपको प्रोफेसर यशपाल द्वारा किया गया था। प्रोफेसर यशपाल की कमेटी में आपका एनसीएफ तैयार किया गया था। और इस रिपोर्ट का क्या नाम था, तो इस रिपोर्ट का नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ की शिक्षा। हम बच्चों को शिक्षा ऐसी देंगे जो उनको बोझ ना लगे। जैसे कि आप देखते हैं कि बच्चा 1 क्लास में, 2 क्लास में, एलकेजी यूकेजी में जाता है तो उसका बैग देखते हैं, जो उसका बैग होता है उसकी उम्र से ज़्यादा भारी रहता है। बच्चे ऐसे करके चलते हैं, ऐसे ऐसे, तो उनकी जो बैग की बोझ होती है उनमें इतनी सारी किताबें डाल दी जाती है कि बच्चे मतलब उनका मेंटल डेवलपमेंट, वो सोचते हैं कितना ज़्यादा बुक है, हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हमें वैसी शिक्षा नहीं देनी है, हमें कम ही बुक चलाना है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, काफ़ी अच्छा होना चाहिए, बच्चे को उससे डेवलपमेंट अच्छा हो, बच्चे अच्छा सीखे। तो इसलिए ये रिपोर्ट तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट का नाम क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ की शिक्षा, बिना बोझ का शिक्षा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें चर्चा किस पर की गई है। तो इसमें चर्चा की गई है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है और किस तरह से पढ़ाना है। ठीक है,
बच्चों को हमें क्या पढ़ाना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाना है और हमें किस तरह से पढ़ाना है, मतलब कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करेंगे कि बच्चे को समझ में आए। ठीक है, तो यही बात की गई कि यह बिना बोझ की शिक्षा है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, बिना बोझ की शिक्षा। इसके साथ साथ इसमें बच्चों को क्या पढ़ाना है और किस तरह से पढ़ाना है, यही सब बातें एनसीएफ में की गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात किया गया कि एनसीएफ का अनुवाद, एनसीएफ का अनुवाद आपके संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उन सब में किया गया है। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे संविधान में के किस अनुसूची में 22 भाषा को रखा गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को रखा गया है। लेकिन जो एनसीएफ है, इसका आपका अनुवाद भी, ट्रांसलेशन भी आपको उन्हीं 22 भाषाओं में किया गया है, ताकि हर भाषा के लोग को इसका नॉलेज हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान के 8वीं अनुसूची, जो आपके 22 भाषा 8वीं अनुसूची में, उन सभी भाषाओं में किया गया है। ठीक है, देखिए एक बात और भी बताते हैं यहाँ पर कि मान लेते हैं अगर एनसीएफ आपका 1975 में आया था, तो फिर ये 1988 में क्यों आया, और फिर इसके बाद फिर आपका 2000 में आया, फिर आपका 2005 में क्यों आया है। ठीक है, क्या इससे पहले एनसीएफ वो जो बना था वो सही नहीं था? तो देखिए उसी को देखते हैं। जब 1975 में आपका एनसीएफ तैयार हुआ था, तो उसमें बच्चे को जो बुक चलती थी वो कैसे चलती थी। देखिए, अभी आपकी जो ईवीएस की बुक चलती है, तो आप देखेंगे कि 1-2 में ईवीएस की बुक नहीं चलती। आपका ईवीएस कहाँ से शुरू होता है? क्लास 3 से 5। जैसे कि आप लोग कहते हैं ना कि मैम क्लास 3, 4, 5 का एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दीजिए ईवीएस का, तो वही बात है कि 1-2 में आपका ईवीएस नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, जब 1975 था तो वहाँ 1-2 में ईवीएस में क्या चलता था? ईवीएस चलता था। ठीक है, ईवीएस में आपका नेचुरल और सोशल इन्वायरमेंट चलता था। दोनों क्या होता था? मिक्स रूप से चलता था, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्लास 3, 4, 5 में क्या होता था? सोशल साइंस की बुक अलग चलती थी, इसके बाद साइंस की बुक अलग चलती थी, अलग अलग। यानी कि 1-2 में आपका ईवीएस चलता था। ईवीएस कैसा? नेचुरल और सोशल इन्वायरमेंट में प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण वाला चलता था। इसके साथ साथ क्लास 3, 4, 5 में आपका सोशल की बुक, एसएसटी की बुक अलग चलती थी और सोशल साइंस की बुक अलग चलती थी। तो उस समय देखा गया कि बच्चों पर बहुत सारा अभी भी बोझ आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये 1975 में आया, फिर आपका जब एनसीएफ 1988 में आया, तो ये कहा कि नहीं, हम भी जो ये इसमें है वही वाला सेम चीज़ इसमें रखेंगे, तो इसमें कोई सुधार नहीं किया गया 1988 में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि फिर आपका 2000 आया, 2000 आया, तो 2000 में एनसीएफ में अनुशंसा की, एनसीएफ ने अनुशंसा किया कि हम बच्चों का बुक इंटीग्रेटेड चलाएंगे, एकीकृत। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि सभी विषयों को सम्मिलित रूप से करके चलाएंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2000 में आपकी अनुशंसा की गई कि ठीक है, हम आपका बुक को क्या करेंगे? इंटीग्रेटेड करेंगे। तो फिर आपका आ गया 2005। देखिए 2005 में क्या हुआ? ये आपका लागू हो गया। लागू हुआ तो अभी तक ये चल रहा है कि जैसे कि ईवीएस है वो 1-2 क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा। 3, 4, 5 में आपका ईवीएस, पेडागोजी अप्रोच, इसके बाद साइंस, इसके बाद सोशल साइंस, इन तीनों चारों की क्या होता है? कंबाइंड बुक चलती है ईवीएस में। ठीक है, तो अभी भी तो ये आपका 2005 में ये लागू हुआ कि ईवीएस में हम एसएसटी, साइंस और ईवीएस पेडागोजी को कंबाइंड रूप से सिर्फ एक बुक चलाएंगे, वो रहेगा आपका ईवीएस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसीलिए आपका 2005 से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2005 का जो बुक है एनसीएफ 2005 में, ये एकीकृत रूप से पढ़ाई जाती है, यानी कि सभी विषयों का सम्मिलित रूप से पढ़ाई जाती है। जब बच्चा 6 क्लास में जाता है तब उसकी बुक अलग अलग होती है, आपकी सोशल्स की बुक अलग हो जाएगी, साइंस की बुक अलग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 3 से 5 तक आपका क्या हो जाएगा? एसएसटी, साइंस और ईवीएस पेडागोजी सबका आपका सम्मिलित रूप से होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि एनसीएफ ने 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल दिए हैं। ठीक है, एनसीएफ 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल दिया है। तो पहले देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि पाठ्यचर्या की, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि पाठ्यचर्या में आपका शैक्षिक भी होगा, सशैक्षिक भी होगा। अगर हम शैक्षिक की बात करें तो आपका इसमें सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे। सब्जेक्ट में आपके साइंस आ जाएंगे, सोशल आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका ईवीएस आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, हिंदी आ जाएगी, ये सब आपके सब्जेक्ट है। अगर आप देखते हैं तो सब्जेक्ट में भी आपके पेडागोजी, और पेडागोजी में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप साइंस में जाएंगे तो साइंस का एनसीएफ अलग होगा, हिंदी में जाएंगे तो हिंदी का एनसीएफ अलग होगा, मैथ का एनसीएफ अलग होगा। लेकिन देखिए ये आपका एनसीएफ रहेगा। ठीक है,
लेकिन एनसीईएफ में ये कहा गया है कि हर एक विषय को पढ़ाने के लिए एनसीईएफ में किस तरह से बताया गया है। साइंस को पढ़ाने के लिए एनसीईएफ में कैसे बताया गया है, ईवीएस को पढ़ाने के लिए एनसीईएफ में कैसे बताया गया है, फिर इसके बाद आपका हिंदी मैथ पढ़ाने के लिए एनसीईएफ में कैसे बताया गया है। तो ये आपका सभी सब्जेक्ट का रूपरेखा तैयार करने के लिए बताया गया है कि हम साइंस को इस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, मैथ को इस तरह से बताएंगे, और ये सब आपका एनसीईएफ में बताया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ओवरऑल की बात करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं ना कि ये कुछ मेन चीज़ें हो गई और इसके पार्ट हो गए। तो मेन चीज़ें में अभी आप पढ़ रहे हैं ये सब, और जब पार्ट में जाएंगे तो आपके सभी सब्जेक्ट का एनसीईएफ आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप साइंस के पेडागोजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम साइंस का एनसीईएफ के थ्रू पढ़ा देंगे। इसके बाद ईवीएस पेडागोजी में तो आपने ईवीएस की पेडागोजी में एनसीईएफ पढ़ी ही है। तो इसी तरह बात करते, देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि एनसीईएफ ने 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल कौन कौन से दिए थे। पहला इसका प्रिंसिपल था ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है। जो बच्चे को यहाँ पर देखते हैं नॉलेज शुड बी लिंक टू आउटसाइड लाइफ ऑफ द स्कूल, यानी कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। बच्चे को जो स्कूल में ज्ञान मिलता है, सिर्फ वो जैसे कि बच्चा स्कूल जाता और जो उसको ज्ञान मिला, ठीक है, वो बच्चा ने ज्ञान पाया और फिर स्कूल से घर आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान को स्कूल में ही छोड़ के आए, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, बच्चे ने जो चीज़ें स्कूल में सीखी है उसको अपने घर जाने के बाद अपने लाइफ में उसको यूज करे। जैसे कि मान लेते हैं बच्चा ने आज जोड़ घटाव सीखा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ऐसा नहीं करना है कि उसको जोड़ घटाव पर 10 गो होमवर्क दे दें और उसके बाद उसको छोड़ दें, नहीं। बच्चे को कहना है कि ठीक है तुम घर जाओ और जोड़ को अपने लाइफ में, डेली लाइफ में जोड़ के देखो। जैसे कि मान लेते हैं आपके छोटे बच्चे के घर में मान लेते हैं टमाटर आए, एक डलिया टमाटर है। अब आपको क्या करना है कि बच्चे को कहना है कि इसमें काउंट करो कितना टमाटर है। बच्चा पहले काउंट करेगा, उसमें से मान लेते 20 टमाटर है, उसमें से 5 टमाटर आप अपने पास रख लीजिए। फिर बताइए कि इसमें से हमने 5 रख ले तो तुम्हारे पास कितना बचा। फिर आप उसको और एक्स्ट्रा 20 दे दीजिए, तो फिर उसको काउंट करने के लिए बताइए। यानी कि बच्चे की डेली लाइफ में जोड़ घटाव, जैसे कि बच्चा ने स्कूल में जोड़ घटाव सीखा तो उसे डेली लाइफ में उसे यूज कर सके, ठीक है। तो यही बात कर रहा है कि बच्चों को ज्ञान, बच्चे जो स्कूल में ज्ञान पा रहे हैं उसको बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है, स्कूल तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, एनसीईएफ ने क्या कहा कि पढ़ाई के रटंट प्रणाली से मुक्त करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल थ्रू लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू जैसे कि मान लेते हैं आपका ऐसे की क्लास है, आपको टीचर कह रहा है कि गाय पर एक निबंध लिखो। अब बच्चे ने क्या किया, गाय पर एक निबंध याद करो या फिर लिखो, मान लेते हैं टीचर कहते हैं। तो बच्चा ने क्या याद करना, गाय की एक पूँछ होती है, गाय की 2 आँख होती है, गाय की 4 पैर होती है, ऐसे याद करेगा। फिर याद आएगा क्या थे, गाय की कितने पैर थी, 4। फिर कहेगा गाय की 4 पैर होती। उसको समझ में नहीं आ रहा है, बस रट्टा मारा है। तो हमें इस तरह से नहीं पढ़ाना। अब आपको क्या करना है कि चलो सभी बच्चों को ले चलो गाय के पास, वहाँ पर देखो कि वहाँ पर पूछेंगे बच्चों से कि बताओ इसकी पैर कितने हैं, तो बच्चा वहाँ पर काउंट करेगा कि 4 है, तो उसके दिमाग में रह जाएगा कि हाँ ये गाय है, इसके 4 पैर है। इसके बाद टीचर अगर पूछेगा इसके पूंछ कितने हैं तो बताएगा 1 है, ठीक है। तो उसके पूंछ कितने हो गए, 1 है। उसकी आंखें कितनी है, ये क्या देती है, ये दूध देती है, खाती क्या है। तो ये सब बच्चे को क्या करना है, हमें रटंत प्रणाली से मुक्त करना है। हमें क्या करना है कि उन्हें प्रैक्टिकली के तौर पर दिखाना है, बच्चे अपने अनुभव से सीखे, ठीक है। बच्चे किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, ना कि रट सके, ठीक है। अब उसके बाद आप गाय पर टेस्ट लीजिएगा, तो बच्चे ने जो चीज़ें देखी, अपनी आंखों से देखी, जो चीज़ें समझी है, अंडरस्टैंड की है, वो अपना उसमें लिखना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं, गाय पर कुछ नहीं दिखाते हैं, बस कह देते हैं गाय पर निबंध लिखो या फिर याद करके आओ, तो बच्चा जाएगा, बुक खोलेगा निबंध का, गाय का 1 पैर होते हैं, गाय का 4 पैर होते हैं, गाय की आंख होती है, गाय की पूंछ होती है, ये सब रटता रहेगा। तो हमें क्या करना है, इसी रटंत प्रणाली को क्या करना है, मुक्त करना है। ये आपका एनसीईएफ ने कहा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पाठ्यचर्या की। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, ठीक है। सबसे पहली बात कि एग्जाम में अगर आते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ से आप कहते हैं कि जो आपकी पाठ्यचर्या करिकुलम है सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक नहीं रहेगा, या फिर रहेगा कि टीचर सेंटर यानी कि शिक्षक केंद्रित हो, तो वो भी नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। अभी की जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर। अगर बच्चा कह रहा है कि टीचर हमें ये समझ में नहीं आया, तो आपको फिर से समझाना। अगर बच्चा कह रहा है कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, तो आपको वही टॉपिक पढ़ाना है। बच्चे की जितने भी प्रॉब्लम है आपको सॉल्यूशन करते जाना है। बच्चा जो कहेगा टीचर को वो करना है। ऐसा नहीं है कि टीचर आएंगे कहेंगे आज हम ये पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, अब तुम लोग को पढ़ना है, तो बच्चा चुपचाप कहेगा यस सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि पाठ्यचर्या सिर्फ आपके पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं है। जैसे कि देखिए इसका आप लोग डेली लाइफ में एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मम्मी, जैसे आपके घर में मम्मी क्या मतलब मम्मी क्या बोलती है, सिर्फ किताबें पढ़ने से तेज ना हो जेबू, ठीक है। सिर्फ किताबें पढ़ने से पूरा तारा ज्ञान ना मिले, ठीक। ये भी बाहरी नॉलेज भी तारा लोग के जरूरी बा। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जितना भी ज्ञान है क्या आपको सिर्फ किताबें से मिलता है। जैसे कि मान लेते हैं आपको
किताब जैसे कि मान लेते हैं आपको मालूम है कि गर्म दूध छूने पर हाथ जल जाएगा, तो क्या ये चीज़ किताब में लिखी रहेगी गर्म दूध मत छुओ हाथ जल जाएगा? नहीं। ये क्या है कि आप स्कूल के बाहर अगर आप घर में गर्म दूध को छूते हैं तो आपको अनुभव हो जाएगा कि आपको ज्ञान मिल जाएगा कि हमें गर्म चीज़ को नहीं छूना है, ठीक है? तो ऐसा है कि जो आपको ज्ञान मिलेगा सिर्फ किताब से नहीं मिलेगा, ये आपके अनुभव से मिल सकता है, आपके बाहरी जीवन में भी मिल सकता है, आप खुद की गलतियों से भी आपको ज्ञान मिलता है, ठीक है? तो ये क्या है कि पाठ्यचर्या आपके जो है करिकुलम है सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, ना तो वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगा, ना वो शिक्षक केंद्रित होगा। पाठ्यचर्या अभी सब कुछ क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है। साथ ही साथ आपको जो ज्ञान मिलेगा वो सिर्फ आपके विद्यालय में नहीं मिलेगा, आपके सिर्फ किताब में नहीं मिलेगा। लोग ये भी कहते हैं कि किताबी नॉलेज कैला से ढेर क्या बोलते हैं, किताबी नॉलेज कैला से ढेर कुछ बोलते हैं लोग, फिर से बताते हैं उसको। तो ये क्या है कि पाठ्यचर्या सिर्फ आपके पाठ्य पुस्तक हाँ देखिए, लोग बोलते हैं कि किताबी ज्ञान पहला से कलेक्टर ना बन जीबू, मतलब कहने का मतलब कि सिर्फ किताब पढ़त सिर्फ कलेक्टर नहीं बनाता, आपके बाहरी जो भी ज्ञान मिलेगा किताब के अलावा उससे भी वो भी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? तो यही बात है, इसमें कहा गया है कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि परीक्षा अधिक लचीला होनी चाहिए, ठीक है? देखिए, ये तो आपने असेसमेंट वाला में पढ़ लिया, जहाँ पर मैंने आपको CCE के थ्रू पढ़ाया था, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि कंटिन्यूअस आपका सतत होना चाहिए, आपका एग्जाम कैसा होना चाहिए, सतत फॉर्मेटिव असेसमेंट, आपका आकलन सतत होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम की बात की गई है, तो जैसे कि आपको एग्ज़ाम साल के अंत में नहीं लेना है, समेटिव असेसमेंट में नहीं लेना है कि हाँ ठीक है कॉपी पेंसिल दे दिए, बच्चा ने साल भर क्या किया उससे हमको मतलब नहीं है। अगर बच्चा उस एग्ज़ाम में कॉपी पेन वाला एग्ज़ाम में अगर पास होता है समेटिव असेसमेंट में, तो बच्चा ठीक ठाक पढ़ रहा है, नहीं पास होता है तो बच्चा ठीक ठाक नहीं पढ़ रहा है। तो हमें इस तरह से उसका क्या करना है, एग्ज़ाम नहीं लेना। हमें क्या करना है, आपको जैसे ही आपका चैप्टर समाप्त होता है आप उस टाइम एग्ज़ाम ले लीजिए, बच्चों का टेस्ट ले लीजिए, नॉर्मल टेस्ट लीजिए, उसको जहाँ दिक्कत है उसको बताते चलिए, ठीक है? तो इस तरह से लेंगे आप एग्ज़ाम, ठीक है? एग्ज़ाम का मतलब यहाँ पर लचीला, अब लचीला का मतलब ये नहीं हुआ कि जो पढ़ा है कॉपी ले लो और उसमें से देख के लिखो, ऐसा भी एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम कहने का मतलब है कि हमें इस तरह से एग्ज़ाम लेना चाहिए कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, हर क्षेत्र में हम बच्चे को जानें कि वो ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है? तो एग्ज़ाम आपका लचीला होना चाहिए। साथ ही देखिए, क्लास में बैठने वाला जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी आपका लचीला होना चाहिए, मतलब हर चीज़ आपका लचीला ही होना चाहिए, रिगिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए कि जो आज फर्स्ट बेंच पर बैठा वही फर्स्ट बेंच पर बैठेगा, जो सेकंड पे बैठा वो हमेशा सेकंड पे बैठेगा, ऐसा नहीं, कठोर नियम नहीं करना है। आपको सीट हमेशा चेंज कराती रहनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद क्या कह रहा है कि स्टूडेंट शुड बी प्री प्रिपेयर्ड फॉर नेशनल वैल्यू, ठीक है? यहाँ पर और क्या कह रहा है, प्रमोट डेमोक्रेसी। देखिए, यहाँ कह रहा है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। देखिए, मान लेते हैं कि कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं जा पा रहा है किसी कारणवश, तो ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग में अपने राष्ट्रीय मूल्य के प्रति, अपने देश के प्रति कुछ हीन भावना आ जाए, वो संविधान को ना माने, क्योंकि हमारा देश क्या है, एक डेमोक्रेसी है। और यहाँ पर क्या है कि हमें इस तरह से पढ़ाई को अपना बनाना है कि बच्चा अपने देश के प्रति, उसके दिल में, उसके मन में जज्बा हो, अच्छा हो, देश के प्रति कुछ करने का मतलब अंदर से शक्ति हो, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है, और राष्ट्रीय मूल्य, जितना भी राष्ट्रीय मूल्य, राष्ट्रीय संपत्ति है, उसकी सुरक्षा का भी वो ध्यान रखें, ठीक है? तो यहाँ पर यही बात की गई है कि राष्ट्रीय मूल्य के प्रति हमें आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाना चाहिए, और हमारी पाठ्यचर्या भी इसी के आपके जो संविधान बना उसी के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? तो ये आपका NCF कहता है, ठीक है? अब हम देखिए NCF में और कुछ बातों पर भी सुझाव दिया गया है, उन सभी सुझावों को हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है? तो चलिए उसको भी देखते हैं। NCF ने बहुत सजेशन दिए हैं अलग अलग एरिया में, ठीक है? सजेशन की बात करें तो NCF ने अलग अलग क्षेत्र में अपने अलग अलग सुझाव दिए हैं, उन सभी सुझावों को हम एक एक करके देखेंगे। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लर्निंग चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। आपकी लर्निंग कैसी होनी चाहिए, बच्चों का शिक्षा अब जो दे रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि वो आपका चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए टीचर सेंटर्ड, करिकुलम सेंटर्ड, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, तो ये सब नहीं होगा। बस आपको याद रखना है कि आपकी जो लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद देखिए, हमारी शिक्षा बच्चों के लिए है, इसलिए हमें जो भी डिसीजन लेने हैं वो बच्चों के अकॉर्डिंग लेना होगा, ठीक है? अब आपके ऑप्शन में आएगा, तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखिएगा कि बच्चे हमारे लिए सेफ इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी आपको बच्चों की गलती दिया रहा है तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा, कहीं बच्चों के बारे में निगेटिव कुछ दिया है तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। अगर बच्चा एग्जाम में फेल भी हो जा रहा है तो उसमें बच्चों की गलती नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर कह रहा है कि हमारी जो शिक्षा है बच्चों के लिए, यानी कि हम पढ़ा किस ले रहे हैं, बच्चों के लिए। बच्चा
हमारी जो शिक्षा है वो बच्चों के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए बना है। तो शिक्षा किसके लिए बनी है? बच्चों के लिए। तो जो भी हमारा डिसीजन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? वो बच्चों के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। यानी कि बच्चे सबसे ऊपर है, और ये इसीलिए इसको कहते हैं कि हमारी जो अधिगम होगा वो कैसा होगा? चाइल्ड सेंटर्ड होगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि हमें बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा होगा, यानी कि बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है उसको हमें क्या करना है? बढ़ावा देना है। बच्चों में जिज्ञासा को बढ़ावा देना है कि वो नई नई चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक हो, ठीक है। हर वो चीज़ वो खुद से करने की उनमें इच्छा हो, मतलब अंदर से रहे कि हम ये चीज़ सबसे आगे करें, हम इसके बारे में जानें ये क्या है। यानी कि हमें बच्चों को क्या करना है? बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ हमें बच्चों को इंगेज्ड लर्नर बनाना है। इंगेज्ड का मतलब समझते हैं? इंगेज्ड मतलब बिजी, यानी कि किसी भी अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उसमें वो बिजी हो, एकदम अपने आप को पूरा ध्यान केंद्रित करके वो अपना काम करे, ठीक है। उनका ध्यान इधर उधर ना भटके, यानी कि उस चीज़ में बच्चे क्या करें? ये बिजी हो, जो भी वो चीज़ पढ़ रहे हैं, जो भी वो चीज़ कर रहे हैं उसमें एकदम अपना ध्यान लगा कर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें बच्चे को पहले तो बच्चे को जिज्ञासा को बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा कोई चीज़ पूछ रहा है तो उसको मार पीट के बैठा देंगे, तुम बैठो इसे मत पूछो, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है कि वो बच्चा जो जानने की कोशिश कर रहा है उसको हमें बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि अच्छा बताओ क्या जानने का मन में क्या है, तुम क्या जानना चाहते हो। इस तरह से हमें टीचर होने के नाते सवाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे ने हाथ उठाया कि मैम हमें ये जानना है तो उसको तुरंत आंख दिखाकर ऐसे बैठा देंगे या फिर डांट कर बैठा देंगे, नहीं ये सब नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें बच्चों को जिज्ञासा को बढ़ाना है। हमें कोशिश करना है कि बच्चों के मन में जो चीज़ है वो बच्चा अपना तुरंत पूछने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। इसके बाद है कि हमें बच्चों को इंगेज लर्नर बनाना है। हमें हर चीज़ में बच्चों को इंगेज करना है, सब चीज़ में। कुछ भी हम काम कर रहे हैं उसमें बच्चे को बुलाना है, देखो ये सब ऐसे होता है, ऐसे ये होता है, वो होता है, ऐसे बताना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पर बात कर रहा है कि हमें क्या होता है? हमें एजुकेशन को इंटरडिसिप्लिनरी बना रहा है। इंटरडिसिप्लिनरी के मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी मतलब अगर आप समझ रहे हैं कि अगर आप क्या पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, चाहे आप लोग मान लेते हैं साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो साइंस पढ़ रहा है तो आप देखेंगे कि साइंस में आपके कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो आपका इसमें मैथ भी आ जाएगा, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट भी आप इसमें लाएंगे। इसके बाद अगर देखें साइंस कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो इसमें आपका एसएसटी का भी पार्ट आ जाएगा, एसएसटी आ जाएगा, जैसे कि आपका इसमें ज्योग्राफी हो गया। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके पढ़ाना। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मैथ पढ़ा रहे हैं तो बस मैथ पढ़ाते जा रहे हैं, हम सिर्फ साइंस पढ़ा तो बस साइंस पढ़ाते जा रहे हैं, इससे दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्ट नहीं कर रहे। तो नहीं, हमें बच्चे को शिक्षा ऐसी देनी चाहिए कि हम मान लेते कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम दूसरे सब्जेक्ट से भी उसको कनेक्ट करके पढ़ा सकें, ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब यही होता है कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके पढ़ाए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए दूसरी बात है कि यहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड बच्चे कह रहे हैं इन्हें भी पार्टिसिपेट करने का मौका दे जहाँ ये कर पाए। जो बच्चे किसी भी रूप से असक्षम है, ठीक है, मान लेते हैं शारीरिक रूप से सक्षम है या फिर कोई कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों को, तो हम ऐसा नहीं करना चाहिए कि चलो मान लेते हैं ये बच्चा पैर से मतलब ये मान लेते हैं उसको फ्रैक्चर है पैर में, तो कह देंगे बच्चा पैर से लंगड़ा है, इसको हम हटाए, इसको ये काम नहीं करे। हमें इस तरह से बोलना ही नहीं। हमें क्या करना है? उस बच्चे को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाना चाहिए जहाँ वो कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम उसे उसके बॉडी को देखकर, उसकी दिव्यांगता को देखकर उसे हम साइड कर दें, ऐसा हमें नहीं करना। हमें क्या करना है? जो भी एबल बच्चे हैं, डिफरेंस मतलब जो भी असक्षम बच्चे हैं उन्हें भी क्या करना है? पार्टिसिपेट कराना है। जहाँ भी वो कर पाए हमें क्या करना है? उन्हें चांस देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते ये तुम देख नहीं सकते हो तो तुम नहीं पढ़ोगे, ये तुम चल नहीं सकते तुम नहीं पढ़ोगे, हटो, तुम इसे भाग नहीं ले सकते, दौड़ नहीं सकते। हमें इस तरह से नहीं करना है बच्चों के साथ, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है सेल्फ रेगुलेशन। हमें बच्चों में सेल्फ रेगुलेशन को बढ़ावा देना है, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन को हमें क्या करना है? बढ़ावा देना है। यानी कि हमें बच्चों को क्या करना है? सिखाना है कि कैसे वो अपने आप को मैनेज करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे वो अपने आप को मैनेज करेंगे। देखिए हमें बच्चों को ये रियलाइज कराना है कि आप ही को पढ़ना है, आप मतलब जो भी चीज़ है वो स्वयं आपको करना है। यहाँ पर क्या करना है? टीचर आपको सिर्फ क्या करेगा? एक फैसिलिटेटर की तरह आपको हेल्प करेगा, एक गाइडेंस की तरह आपको बस मदद करेगा, ठीक है। टीचर क्या करेगा? सिर्फ उनकी मदद करेंगे, उनको गाइड करने में, ठीक है। ये सभी आपके लैंग्वेज एनसीएफ के इसी तरह से बताया गया है कि सेल्फ रेगुलेशन में हमें बच्चों को सिखाना है कि वो अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई पर सबसे पहला हक उनको पहला उनका अपना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है और ये भी उन्हें बताना है कि टीचर सिर्फ आपको गाइड करेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ करना है स्वयं को आपको अपने आप से करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पर बात करता है कि बच्चे एक्टिव है, इसको भी रहने देते हैं, नीचे इसके बारे में लिखे इसको बताएंगे। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि सभी विद्यार्थी हेतु समावेशी वातावरण यानी कि
इंक्लूसिव एजुकेशन पर देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन तैयार करना है। अब बात करते हैं समावेशी वातावरण की। समावेशी वातावरण मतलब हुआ कि इसमें हर तरह के बच्चे आएंगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा, रंग, रूप के हो, चाहे वो डिसेबल मतलब अपने बॉडी से डिसेबल हो, मतलब किसी भी तरह के जितने भी, हर तरह के जितने भी बच्चे आएंगे वो सभी क्या करेंगे, समावेशी वातावरण में, मतलब उन्हें समावेशी रूप से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना है, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम जब पढ़ेंगे क्लास समावेशी शिक्षा के बारे में तो वहाँ पर आपको ये लाइन क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बालकों का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, बालकों में ऐसे, बालकों को हमें ऐसी शिक्षा देनी है जहाँ से उनका क्या हो जाए, सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, या फिर हम कह सकते हैं कि बालकों का चहुमुखी विकास हो, ऑलराउंडर डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें बस क्या करें कि बस पढ़ाते रहे, सिर्फ पढ़ाई में उनका डेवलपमेंट हो, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा देना है जहाँ पर उनका चहुमुखी विकास हो, साथ ही साथ उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ठीक है, यानी कि वो सभी चीज़ों में ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके, उनका फिजिकली डेवलपमेंट हो, उनका मेंटली डेवलपमेंट हो, इमोशनली तरीका, इमोशंस की तरफ से उनका डेवलपमेंट अच्छा हो, मतलब कह सकते हैं देखिए उनका फिजिकली डेवलपमेंट हो, इसके बाद उनका इमोशनली डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, ये जितने भी डेवलपमेंट हो बच्चे में होना चाहिए, यानी कि ऑल राउंड बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सभी तरह से बच्चों का विकास होना चाहिए, चहुमुखी विकास होना चाहिए, चारों दिशाओं में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए कह रहा है एनसीएफ मानता है कि लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है। याद रखिएगा ये ऑप्शन में भी आता है कि लर्निंग क्या है, सीखना क्या है, तो ये एक सोशल एक्टिविटी है। आप समाज में भी रहकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, समाज में उठने बैठने के तौर तरीके सीखेंगे, समाज में आप दूसरों के द्वारा देख कर भी बहुत कुछ सीख सकेंगे, यानी और ये समाज का ही एक रूप हमारा क्या था, स्कूल। स्कूल क्या है, तो समाज का एक छोटा रूप है जहाँ पर हम बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा कि स्कूल क्या है, समाज का एक छोटा रूप है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि लर्निंग क्या है, लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, ठीक है, एक सामाजिक क्रियाकलाप है। यहाँ देखिए बच्चों को एक्टिव रहने के लिए उन्हें क्या करना है, एक्सपीरियंस देनी है, यानी लर्निंग को एक्सपेरिमेंटल बनानी है। देखिए बच्चे क्या है, याद रखिए कि बच्चे एक्टिव लर्नर है, ठीक है, एक्टिव लर्नर है बच्चे। अगर कहीं पैसिव वर्ड आए तो आपका ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। तो बच्चे क्या है, बच्चे एक्टिव, देखो बच्चे एक्टिव लर्नर है और उन्हें एक्टिव रखने के लिए एक्सपीरियंस देनी है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, अनुभव देना है, ठीक है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, बच्चों को तरह तरह के अनुभव देना। अब हम बच्चों को अनुभव कैसे देंगे, तो यहाँ पर देखिए बच्चे क्या है, एक्टिव है, वह स्वयं जाने और सीखे, वह स्वयं से जाने और सीखे, ठीक है, और नई नई चीज़ों का आजमाए, नई नई चीज़ों को आजमाए, चाहे वो चीज़ों को वो तोड़ फोड़ दे, ठीक है, चाहे वो कितनी भी गलतियां करे वो स्वयं उसमें सुधार भी करे। देखिए हमें बच्चों को एक्सपीरियंस देनी है। इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे कि कोई आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो देखते हैं कोई सभी चीज़ों को तोड़ता रहता है, खोलता रहता है, फोड़ता रहता है, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं आपके घर में एक नया लैंप आया तो बच्चा क्या करेगा, देखेगा कोई नहीं है तो जाकर लैंप को तोड़ेगा, खोलेगा, पेचकस लेकर ऐसे करेगा, चाहे उसको पटकेगा। तो हमें अगर ये बच्चा कर रहा है तो उसको करने दे, ठीक है, क्योंकि वो नई नई चीज़ों को तोड़ेगा तभी उसको अनुभव होगा। चाहे वो चीज़ मान लेते हैं उसके छोटा सा आप कार दिए हैं बच्चे को, छोटा सा गाड़ी दिए खेलने के लिए, अब वो बच्चा करेगा 2 दिन तो उस चीज़ से खेलेगा, इसके बाद उसको देखेगा चक्का कहाँ से है तो उसको भी खोलेगा, इधर उधर सब खोलेगा। अगर वो गाड़ी आपको चलने वाले रिमोट वाला, तो अगर वो बिगड़ जाता है तो कहता है लो बिगड़ गया, अब उसको क्या करेगा, वो बनाने में लगेगा कि इसको ठीक कैसे करना है, ठीक है। जब तक वो बनाने में लगेगा, जब तक कि उससे ना बन जाए, और जब वो मतलब हार मान लेता है तब जाकर वो किसी दूसरे को देता है कि थोड़ा सा इसको बना दीजिए, खराब हो गया, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि बच्चे क्या एक्टिव है, ठीक है, वो अपने से सब कुछ करेंगे, इसके बाद वे स्वयं से जाने और सीखेंगे और नई नई चीज़ों को आजमाएंगे, ठीक है, उसमें तोड़ जोड़ कर करेंगे और ये गलतियां भी खुद करेंगे और स्वयं में सुधार भी वो खुद करेंगे। देखिए छोटे बच्चे को तो छोड़िए, बच्चे बड़े भी अगर कोई गलतियां कर लेते हैं तो उनको बाद में अफसोस होता है, फिर वो दोबारा गलती करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यही बात है कि जब तक हमसे गलतियां नहीं होगी हम उसमें सुधार, मतलब हमें कैसे मालूम चलेगा। तो वही है कि हमें गलतियां, देखिए बहुत बच्चे का इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि गलतियां करेंगे तभी उन्हें अनुभव होगा उसका कि हमें आगे चलकर ये नहीं करना है, उससे कुछ ना कुछ वो सीखेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, अपने आप में गलतियां करेंगे तभी अपने आप में वो सुधार लाएंगे। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि बच्चों के एक्टिव रहने के लिए उन्हें एक्सपीरियंस देनी है, लर्निंग एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए, यानी कि जो भी बच्चा सीखेगा वो कैसा होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, ठीक है। एक तो उन्हें अनुभव देना है, वो अपने अनुभव से कुछ भी चीज़ सीखेंगे और उससे उनकी लर्निंग एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर देखिए कि एनसीएफ जो है वो निर्माणवाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। देखिए निर्माणवाद को, कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब क्या होता है, निर्माणवाद। देखिए
वह अप्रोच है जिसमें माना जाता है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण अपने अनुभव के आधार पर करते हैं। ठीक है, बच्चों को अच्छे अनुभव मिले, बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे। जब बच्चा को हम एक अच्छा वातावरण देते हैं, उसे एक अच्छा अनुभव देते हैं, तो वो क्या करेगा, वो खुद से ही अपने चीज़ों को बनाना सीख लेगा, बहुत चीज़ों को स्वयं करना सीख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा, अभी और भी है, तो यहाँ पर देखिए, यहीं से आपके पेडागोजी में क्वेश्चन आते हैं, बस आपको समझना है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आएगा कि लर्निंग कैसी होगी, आपकी चाइल्ड सेंटर्ड होगी, टीचर सेंटर्ड होगी, या फिर टेक्स्ट बुक सेंटर होगी, करिकुलम सेंटर होगी। तो याद रखिएगा, जो हमारी लर्निंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हमें बच्चों में जिज्ञासा को बढ़ावा देना है। तो आपका ऑप्शन में रहेगा जहाँ भी कि बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा दे, ऑप्शन आपका सही होगा। बच्चे को इंगेज लर्नर बनने दे, तो वो भी आपका ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए, हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, इंटरडिसिप्लिन, एकीकृत रूप से होना चाहिए। जहाँ भी आपको एकीकृत दिख जाए, इंटरडिसिप्लिनरी दिख जाए, तो वो क्या होता है, इंटीग्रेटेड दिख जाए, तो वो सब क्या है, वो सब आपके ऑप्शन को सही करते हैं। ठीक है, तो इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए, सब आपके ऑप्शन को सही करते हैं। इसके बाद देखिए, जो भी बच्चे शारीरिक रूप से दिव्यांग है या फिर किसी अन्य तरीक़ा से अगर वो दिव्यांग है, तो उन्हें भी क्या करना चाहिए, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए। ठीक है, तो ये भी लाइन याद रखिएगा, ऑप्शन बहुत घुमा कर पूछता है। ठीक है, तो ये भी लाइन याद रखिएगा, जो भी बच्चे किसी भी चीज़ से दिव्यांग हो, कुछ भी उनको दिक्कत हो, फिर भी हमें उन्हें क्या करना चाहिए, मौका देना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सही है। देखिए, सेल्फ रेगुलेशन की बात करें तो बच्चों में सेल्फ रेगुलेशन को हमें बढ़ावा देना है, ताकि वो क्या करे, अपनी चीज़ों अपने आप को मैनेज करे, अपने आप को समझे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन आता है कि टीचर क्या है। टीचर सिर्फ आपको एक फैसिलिटेटर, सुगमकर्ता के रूप में आपका काम करता है, आपको सिर्फ गाइड करेगा। ठीक है, जैसे कि आपने स्कैफ फोल्डिंग पढ़ा है, सीडीपी में आपने स्कैफ फोल्डिंग पढ़ा है, तो वहाँ पर क्या करना है, बच्चे को हमें थोड़ा सा हेल्प देना है, वो भी कैसा, टेम्प्रोरी। अगर थोड़ा सा हम टेम्प्रोरी हेल्प दे दें, तो बच्चा फिर अपने आप से आगे करने लगेगा। तो वही है यहाँ पर कि टीचर को सिर्फ क्या करना है, बस उनको गाइड करना, और आगे जो बच्चा है वो अपने खुद से करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये देखिए, बच्चा क्या है, एक्टिव लर्नर है। अगर आपके एग्जाम में कहीं भी आ जाए कि बच्चा पैसिव रूप से सीखेगा, बच्चा पैसिव रहेगा, तो पैसिव वाला जो वर्ड आएगा आप उसको काट दीजिएगा। जहाँ भी एक्टिव रहेगा, अगर बच्चा एक्टिव है, एक्टिव रूप से सीख रहा है, एक्टिव रूप से बहुत कुछ कर रहा है, एक्टिव रूप से ग्रुप में है, तो सब क्या है, ऑप्शन आपके सही होंगे। यहाँ जहाँ भी आपके एक्टिव वर्ड दिखे, वो क्या होंगे, वो आपके ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, बच्चा क्या करेंगे, स्वयं से जाने और स्वयं से सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं गलतियों की। तो देखिए, बच्चों की गलतियां करना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, इसलिए गलतियों को यहाँ पर एनसीएफ ने बहुत इंपॉर्टेंट माना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, कर रहा है सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण। बिल्कुल से समावेशी वातावरण में ऐसा आता है कि चाहे वो बच्चा किसी भी धर्म, जाति, रंग, रूप का हो, चाहे वो पढ़ने में कमजोर हो या फिर शारीरिक अक्षमता है, उन सभी बच्चों को एक जगह शिक्षा देना, एक ही वातावरण में शिक्षा देना ही क्या कहलाता है, आपका समावेशी वातावरण, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखिए, बच्चों में कैसा विकास होना चाहिए, सिर्फ एक तरह का नहीं, बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उनका फिजिकल डेवलपमेंट ठीक हो, उनका मेंटल डेवलपमेंट ठीक हो, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ठीक हो, उनका सोशल डेवलपमेंट ठीक हो, उनका इमोशनल डेवलपमेंट ठीक हो, उनका लर्निंग डेवलपमेंट ठीक हो। यानी कि जितने भी डेवलपमेंट है, यानी कि जितना भी चीज़ है, उनमें सब में बच्चों का विकास होना चाहिए, यानी कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का। यहाँ पर बात करते हैं चहुमुखी विकास, यानी कि चारों कोना बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चा पढ़ाई में तेज है। लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में ठीक है, भले वो खेलने कूदने में रहे या ना रहे, बस पढ़ाई में ठीक रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, अगर बच्चा खेलने कूदने में ठीक है, तो उसके बॉडी का भी फिजिकल डेवलपमेंट उसका अच्छा होगा। ठीक है, अगर बच्चा पढ़ने में ठीक है, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी ठीक होगा। उस बच्चे में अपने आप को कंट्रोल करना आ जाए, इमोशंस पर, तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट ठीक होगा। अगर उसे समाज में रहना, उठना, बैठना सीखना है, तो उसका सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। यानी कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना जरूरी है। हम बच्चे को सिर्फ एक पढ़ाई में ही नहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखिए, लर्निंग क्या है, ये आपका एग्जाम में आता है हर बार की लर्निंग क्या है। तो लर्निंग एक सोशल एक्टिविटीज़ है। याद रखिएगा कि हमारा जो स्कूल है वो समाज का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो हम जो स्कूल में सीखते हैं और उस स्कूल के अलावा भी जो हम समाज में सीखते हैं, वो सभी क्या है, वो सोशल है। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग हम जो भी चीज़ सीखते हैं वो समाज के द्वारा सीखते हैं। तो लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है, इतना याद रखिएगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि बच्चों को हमें क्या करना है, एक्सपीरियंस देना है, उन्हें अनुभव देना है, उन्हें एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ भी समझाना है। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आया। और देखिए ये आपका एनसीएफ किसको बढ़ावा देता है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म को यानी कि निर्माणवाद को बढ़ावा देता है। निर्माणवाद का मतलब यहीं पर मैंने लिखा है कि यह वह अप्रोच है जिसे माना जाता है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। वो कोई भी चीज़ को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, देखेंगे, जोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, यानी कि अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे। छोटे बच्चे को देखें, अगर आपने उनको कार दिया है, ठीक है, मैंने बताया कि आपने उनको कार दिया, अगर वो उसको क्या करेंगे, कुछ दिन तो चलाएंगे, फिर इसके बाद अगर वो तोड़ फोड़ देते हैं तो वो खुद से उसमें पहले अपना ठीक करेंगे। और उस टाइम कोई उसको छूने जाए तो वो तुरंत उसको हटा देते हैं, नहीं हम खुद कर लेंगे। जब तक कि वो खुद ना कर ले तब तक वो दूसरे को छूने नहीं देंगे। लेकिन जब वो थक जाते हैं कि हाँ अब लग रहा है कि हमसे नहीं होगा, तो अपना लेकर खिलौना चलते रहते हैं, मेरा ठीक कर दो, मेरा ठीक कर दो, ठीक है। तो यही बात है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं जब तक वो खुद ना कर लें। यहाँ तक समझ में आया। अभी हम देखेंगे और भी चीज़ें, तो उसको भी देखते हैं कि और भी एरिया में एनसीएफ ने क्या क्या सुझाव दिए हैं, तो उसको भी फिर देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। यांत्रिकता का मतलब होता है कि बार बार, मतलब बच्चे को कोई चीज़ एक बार एक ही चीज़ नहीं सिखाई, इससे बच्चा क्या होता है, बोर हो जाता है। अगर आपको क्लास में रोज एक ही चीज़ है, मान लेते हैं एनसीएफ पर मैं आपको रोज 10-12 वीडियो लाते रहूँ, तो आपको एकदम बोर हो जाएंगे। 10-12 तो छोड़िए, 1-2 में ही आप बोर हो जाएंगे। तो क्या है कि हमें बच्चे को बार बार क्या होता है, सीखने में यांत्रिकता नहीं लानी चाहिए, मतलब बार बार एक ही चीज़ उसे नहीं सिखानी चाहिए। अगर वो चीज़ सिखा रहे हैं तो उसे अलग अलग मेथड से सिखानी चाहिए, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार नहीं सिखानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बात करता है कि सजा और पुरस्कार को सीमित किया जाए, ठीक है। सजा और पुरस्कार को सीमित किया जाए। जहाँ भी बच्चे को सजा देने की बात आए तो वो आपका ऑप्शन देखते ही गलत हो जाएगा, ठीक है। बच्चे को हमें सजा देना ही नहीं है। चाहे बच्चा अगर कोई गलती करे तो उसे बच्चे को समझाना है, लेकिन उसे मारना पीटना सजा देना नहीं है, ठीक है। पुरस्कार की बात की जाए तो पुरस्कार को भी आपको सीमित रखने की बात किया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि देखिए हमें बच्चे को पुरस्कार एक निश्चित समय अंतराल पर देना चाहिए। जब वो कुछ ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं हम आपसे क्वेश्चन पूछे, आपने जवाब दिया, तो आपको हम कुछ भी पुरस्कार दे दें कि अच्छा तुमने ठीक किया, फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, फिर आपने जवाब दिया, फिर मैं आपको पुरस्कृत कर दूँ, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, निश्चित समय अंतराल पर बच्चों को पुरस्कार देना है, ठीक है, लेकिन हमें बच्चों को सजा बिल्कुल नहीं देनी है, ठीक है। यहाँ भी समझ में आया। इसके बाद देखिए कह रहा है कि सीखने को डर एवं अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए। देखिए हमें बच्चों में कभी भी डर पैदा नहीं करना है, ठीक है। नहीं, बच्चों को हमें अनुशासन में रहने के लिए उसे बोलना है, अनुशासन में भी नहीं रखना है बच्चों को, और ना ही बच्चों में हमें डर पैदा पैदा करना है, ठीक है। यहाँ देखिए एक तो आपको सीखने में यांत्रिकता यानी कि बार बार नहीं करना, एक ही चीज़ को बार बार नहीं सिखाना चाहिए। बच्चे को हमें सजा, ये याद रखिए, सजा और पुरस्कार को क्या करना, सीमित रखना, यानी कि बच्चे को तो सजा देना ही नहीं है, और पुरस्कार भी आपको एक निश्चित समय अंतराल पर देना है, बार बार नहीं देना, ठीक है। यह बात करता है सीखने को डर एवं अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए। देखिए हमें बच्चों में डर पैदा नहीं करना है, और अनुशासन में उसे रहने के लिए निर्देश भी नहीं देना है। टीचर ना तो बच्चों को अनुशासन में रख सकता है, ना ही उसके अंदर डर पैदा कर सकता है, नहीं उसको मार पीट सकता है, सजा दे सकता है। देखिए यहाँ पर एक अपने देखिए हम लोग जब स्कूल में थे तो हमें क्या कहता था, अगर कोई टीचर की बेल खाली हो, ठीक है, और अगर आपसे कोई आकर पूछे कि अभी आप किस टीचर को बुलाना चाहते हो, तो आप लोग उसी टीचर को बुलाएंगे जिसके साथ आप लोग मस्ती मजाक करते हुए पढ़ते थे लोग। आप बोलेंगे सर हम वही टीचर को भेज दीजिए। आप कभी उस टीचर को नहीं बुलाते थे जो आपको कहेगा कि एकदम अनुशासन में रहो, कोई भी चूक किया तो एक झापड़, ऐसे। तो उस टीचर को हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं बुलाते थे, ठीक है। तो हमें, क्योंकि वो हमारे अंदर एक डर हो जाता था कि हमसे कुछ गलती हो तो हमको पिटाई कर मतलब मारेंगे, ठीक है। तो हम वही टीचर को ज़्यादा पसंद करते थे जो जिनके साथ हम लोग बोल सकते थे, कुछ भी चीज़ें पूछ सकते थे। हमारी जो पढ़ाई चलती थी वो बहुत आनंद के साथ चलती थी, जिसमें हमें पढ़ाई के साथ साथ जो हम जानना चाहते थे हमें उसमें संतोष मिलता था, ठीक है। तो हमें बच्चे को डर और अनुशासन की जगह कैसे आनंद से पढ़ाई हो, और हम जो चीज़ सीखना चाहें अगर वो हम सीख लें तो हमें हमारे अंदर क्या होता है, एक संतोष की भावना आ जाएगी, उससे क्या होता है बच्चों को जोड़ा जाए, ऐसा एनसीएफ ने कहा है, ठीक है। फिर देखिए एनसीएफ कहता है कि बच्चों का विकास और बच्चों का सीखना एक दूसरे को प्रभावित करता है। बच्चों का विकास यानी कि बच्चों का डेवलपमेंट और बच्चों का सीखना एक दूसरे को प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि बच्चा का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, बच्चा उस स्तर की जगह मान लेते हैं बच्चा को आप कुछ सिखा रहे हैं 9th क्लास की जगह, 9th क्लास का, ठीक है, और बच्चा का अभी डेवलपमेंट 6th क्लास इतना हुआ है, तो आप इतने इन दोनों का तो इफेक्ट पड़ेगा। यही कह रहा है कि एक दूसरे को प्रभावित करता है। हमें बच्चे को, जब तक बच्चे का विकास ना हो जाए तब तक वो चीज़ें नहीं सीख सकता है, और बच्चे का जब बच्चे वो चीज़ें सीख लेता है वो समझिए कि बच्चों का उतना विकास हो गया है। यानी कि विकास सीखने को प्रभावित करता है, हमारा डेवलपमेंट है लर्निंग को प्रभावित करता है, और लर्निंग भी क्या करता है, डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बच्चों के अकॉर्डिंग नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सेम चीज़ नहीं है, ठीक है। देखिए एनसीएफ कहता है कि हमें लर्निंग जो यहाँ पर देखिए
जो नॉलेज है और जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो सूचना और ज्ञान है, वो दोनों क्या है, एक सेम चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले क्या था कि दोनों को सेम माना जाता था, पहले माना जाता था। लेकिन अभी क्या है कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपकी सेम चीज़ नहीं है। नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान, और इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, सूचना। जैसे कि देखिए, मैं आपको सूचना दे दे रही हूँ कि कल मैं एनसीएफ की क्लास लाऊंगी, ठीक है, बस इतना सूचना दे, तो क्या आपको ज्ञान मिल गया? नहीं, नहीं मिला। जब तक मैं एनसीएफ नहीं पढ़ाऊंगी तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। यानी कि सूचना और ज्ञान दोनों अलग अलग चीज़ है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी आते एग्जाम में, यहाँ सबसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, नॉलेज को हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मानना, ज्ञान आपका कभी भी, सूचना जो है, सूचना कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? देखिए, इसके बाद कह रहा है कि एनसीएफ ने लोकल लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंट दिया। लोकल लैंग्वेज यानी कि मदर टंग। मदर टंग क्या होता है? हमारे घर में बोली जाने वाली पहली भाषा, या माँ के द्वारा बोली जाने वाली पहली भाषा जो बच्चे सीखते हैं, वो क्या होता है? मदर टंग। देखिए, बच्चा जब छोटा रहेगा, बिल्कुल जब उसे पहली बार स्कूल में ले आते हैं, भले उसे नर्सरी, प्ले, एलकेजी, यूकेजी क्लास में एडमिशन करवाते हैं, तो बच्चे के पास भले ही नॉलेज ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन वो बोलना जानता है। बोलना कौन सी भाषा जानेगा? मातृभाषा। यानी कि अपने घर पे जो उसकी भाषा बोली जाती है, वो तो भाषा बोलता है। जैसे कि देखिए, अगर किसी बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा दिया गया, तो बच्चा जाता है वहाँ पर अपना कुछ भी हिंदी, भोजपुरी लैंग्वेज बोलना शुरू करता है, ए तार का नामा। तो बहुत बच्चे क्या होते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, बच्चा कुछ ना कुछ लेकर आता है, वो क्या लेकर आता है स्कूल में? अपनी मातृभाषा को लेकर आता है, जिसके माध्यम से बच्चा किसी भी चीज़ को समझ सकेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि मातृभाषा को इम्पोर्टेंट मानना है। टीचर को भी बच्चों की इस भाषा को बढ़ावा देना है, बच्चों के मातृभाषा, लोकल लैंग्वेज को टीचर को बढ़ावा देना है। और जो बच्चा मातृभाषा से पिछला अनुभव लेकर आया स्कूल में, मतलब जो बच्चे अपने मातृभाषा से अनुभव लेकर आए हैं, हमें क्या करना है, टीचर को क्या करना है, उसी अनुभव को जोड़कर आगे पढ़ाना है। यानी कि यहाँ पर कहा जाता है ना कि हमें बच्चों के पुराने अनुभव को जोड़कर कोई भी चीज़ें पढ़ानी चाहिए। अब बच्चा अपना अनुभव मातृभाषा में लेकर आया है, चाहे किसी भी भाषा में लेकर आए, हमें उसी भाषा, उसी के अनुभव के थ्रू आगे पढ़ाई करवानी चाहिए, ताकि बच्चा समझ सके, ठीक है। यहाँ समझ में आया? तो हमें क्या, लोकल लैंग्वेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, मदर टंग बोलते हैं, इसको क्या इंपॉर्टेंट मानना है, एनसीएफ ने कहा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं करिकुलम आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। करिकुलम मैंने क्या बताया कि आपके विद्यालय में होने वाली सब एक्टिविटी, कुछ भी हो, विद्यालय में बच्चे को खाना मिल रहा है, बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि विद्यालय के अंदर होने वाले सभी एक्टिविटी को अगर हम कंबाइन कर दें, तो वो क्या होता है, पाठ्यचर्या होता है, करिकुलम होता है। तो यहाँ पर क्या है कि करिकुलम आपका कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, उसमें रिगिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। जैसे कि टाइम टेबल भी आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट आते हैं तो हम आगे बेंच पे ही बैठेंगे, और मेरा दोस्त सेकंड आता तो वो मेरे साथ ही बैठेगा, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है कि जो आज बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठा है, उसको कल हम लास्ट भेजेंगे, जो बीच में बैठा है वो आगे भेजेगा, जो पीछे बैठा है वो बीच में बैठेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट वो आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिगिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए कि जो एक जगह यहाँ बैठ गया वो यहीं बैठेगा, ये मेरा सीट है तो हम यहीं बैठेंगे, हम क्लास का मॉनिटर है तो हम सबसे आगे बैठेंगे, ये नहीं होना चाहिए। आपका टाइम टेबल भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपका सीटिंग अरेंजमेंट भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। छुट्टी कब होगी स्कूल की, इस बात की भी आपके पहले से प्लानिंग होना चाहिए। फेस्टिवल जो आपका होगा, इसका भी प्लानिंग पहले से होना चाहिए। सब कुछ लचीला रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, एनसीएफ के अकॉर्डिंग नई नई चीज़ों, जैसे कि देखिए, नई नई चीज़ों, जो आपका न्यूज़पेपर कटिंग है, मैगजीन है, उपयोग करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। देखिए, अगर आपका करिकुलम जो बन जाता है, जैसे एनसीईआरटी का जो करिकुलम बन गया था पहले, तो वो काफ़ी, मतलब देखेंगे तो 10-12 साल से वही करिकुलम आपका रहेगा। इसके बीच में अगर जो चेंजिंग आ रही है, तो मान लेते हैं कोई छोटा-सा चेंजिंग आए, तो हम बार-बार बुक तो नहीं बदल सकते हैं। तो उसके थ्रू एनसीएफ ने कहा है कि आप जो भी चेंजिंग आ रही है, तो उसे आप न्यूज़पेपर कटिंग के थ्रू या मैगजीन के थ्रू, या फिर जो भी चेंजिंग आ रही है, उसे आप क्या करेंगे, उसका उपयोग करके आप बच्चों को पढ़ाएँगे। मतलब वो सभी चीज़ों को आप क्या करेंगे, बच्चों को बताएँगे, ठीक है। ये बात किसने कहा है? एनसीएफ ने कहा है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि मल्टीपल रिसोर्स का यूज़ करेंगे हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए हम मल्टीपल रिसोर्स का यूज़ करेंगे, यानी कि टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करेंगे, आईसीटी का यूज़ करेंगे। बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो हम वीडियो के थ्रू पढ़ाएँगे, ऑडियो के थ्रू पढ़ाएँगे, आस-पास के एनवायरनमेंट में ले जाकर स्कूल के बाहरी वातावरण से जोड़ कर पढ़ाएँगे, स्कूल के बाहर भी कुछ घुमाने ले जाएँगे। यानी कि हम क्या करेंगे, मल्टीपल रिसोर्स का यूज़ करके हम बच्चे को पढ़ाएँगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि सह-शैक्षिक एक्टिविटी में पेरेंट्स को जोड़ा जाएगा। देखिए, स्कूल से रिलेटेड आपकी कुछ भी एक्टिविटी हो, ठीक है, तो उसमें आपका टीचर आ जाएंगे, आपके पेरेंट, बच्चों के पेरेंट्स को भी जोड़ना अनिवार्य है। फिर कम्युनिटी के लोग आ जाएंगे। इसके बाद आपके जो भी, मतलब
स्कूल में लोग हैं वो सब क्या करेंगे, उस चीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे। यानी कि सह-शैक्षिक एक्टिविटी में पेरेंट्स को जोड़ा जाएगा। अगर बच्चे के पेरेंट्स आते हैं तो हमें बच्चों के बारे में, घर के बच्चा का बिहेव घर पर कैसा है, ये सब भी बारे में मालूम चलेगा। स्कूल में कैसा है, बच्चा आपका कैसा है, इन सब के बारे में अगर टीचर और पेरेंट्स के बीच एक रिलेशनशिप अच्छा हो तो हमें बच्चे को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सह-शैक्षिक एक्टिविटी में पेरेंट्स को भी जोड़ा जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम की बात कर रहा है कि एग्ज़ाम में देखिए, यहाँ पर अब बात करते रहे एग्ज़ाम में आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए फैक्ट को ना चेक करके हमें, देखिए पहले इसको समझते हैं। एग्ज़ाम की टाइम टेबल फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कोई बच्चा दिव्यांग है जो हाथों से नहीं लिख पा रहा है उतना अच्छा से, तो हमें क्या है, उसे एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। याद रखिएगा कि जो बच्चा किसी चीज़ से वजह से दिव्यांग है उसे एग्ज़ाम में हमें एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। अगर वो किसी चीज़ से कारणवश नहीं लिख पा रहा है, अगर कोई दूसरा उसकी जगह बैठ सके तो उसे बैठने देना चाहिए ताकि वो उसका एग्ज़ाम लिख सके, ठीक है। यानी कि हमें एग्ज़ामिनेशन जो टाइम टेबल है उसको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम एग्ज़ाम ले रहे हैं तो वहाँ पर देखिए फैक्ट को ना देकर, बच्चा जब आंसर लिख रहा है तो उसके फैक्ट को ना देकर हमें क्या करना है, उसकी थिंकिंग को चेक करना है कि बच्चे ने अपना दिमाग लगाकर अपने सोच विचार से कैसा उसका जवाब दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा जहाँ भी आपका ये फैक्ट वर्ड आ जाए ये आपका निगेटिव वर्ड है, यानी कि जहाँ भी आपका ये फैक्ट वर्ड आ जाए ये निगेटिव है और ये आपका ऑप्शन को गलत कर देता है, क्योंकि यहाँ पर एनसीएफ ने साफ साफ कहा है कि फैक्ट को ना चेक करना है। आपके साइंस पेडागोजी में पूछा जाता है, फैक्ट की बहुत बातें वहाँ पर होती है, तो याद रखिएगा फैक्ट वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। हमें क्या करना है, बच्चों की थिंकिंग चेक करने की, बच्चे कहाँ तक सोच पा रहे हैं जवाब देने में, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रटने वाले क्वेश्चन ना पूछकर सोच को बढ़ावा देने वाले क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपके आते हैं एग्जाम में, जैसे कि बात करते हैं ओपन इंडेड प्रश्न, ठीक है। ओपन इंडेड क्वेश्चन आपका आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका क्लोज इंडेड क्वेश्चन, ठीक है। ये आता है जैसे कि देखिए आपसे पूछा जाएगा कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो बच्चा एक डायरेक्ट जवाब दे देगा, रटा हुआ भी है चाहे कैसे भी हो, उसको याद है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हुआ, क्लोज इंडेड प्रश्न। इसमें बच्चे की सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बस आराम से। लेकिन यही पूछा जाएगा कि जो भारत की राजधानी दिल्ली है उसमें वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, आप वहाँ पर क्या क्या देखे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वहाँ पर जो जो चीज़ें हैं वो किसने बनवाया है। तो यहाँ पर बच्चे को सोचने की क्षमता आ जाएगी, वो तुरंत सोचना शुरू करेगा कि वहाँ पर क्या क्या है, कौन किसने बनवाया है। तो यहाँ पर ये ऐसे प्रश्न क्या हो जाएगा, ओपन इंडेड प्रश्न। ओपन मतलब खुला विचार, अपना पूरा विचार बच्चा रखेगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछना है। देखिए रटने वाले क्वेश्चन नहीं कि भारत की राजधानी क्या है, बच्चे ने रट लिया नई दिल्ली है तो बस। तो हमें क्या करना, हमें सोच को बढ़ावा देने वाले क्वेश्चन को पूछना है। ये आपका एग्जाम में भी आता है, ओपन इंडेड प्रश्न, क्लोज इंडेड प्रश्न, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए अब बात करते हैं ये लैंग्वेज की, ये आपके लैंग्वेज पेडागोजी में बहुत मदद करते हैं। देखिए लैंग्वेज की बात करते हैं, मल्टी लैंग्वेजम जो बहुभाषिकता होती है। बहुभाषिकता क्या होती है, देखिए सपोज कीजिए कि मान लेते हैं ये क्लासरूम है, ठीक है। ये आपका क्लासरूम है, इसमें क्या होता है, बहुत सारी भाषा लेकर बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं। अगर एक क्लास में 80 बच्चे हैं, देखेंगे कि जैसे कि मान लेते हैं कि एक क्लास में 80 बच्चे हैं, कुछ बच्चों से पूछा था तुम कहाँ के रहने वाले हो, अगर वो दिल्ली में मान लेते हो क्लास है, तो वो कहता है कि मैं इस जगह से, मैं गुजरात का हूँ, मैं यूपी का हूँ, मैं बिहार का हूँ, मैं उड़ीसा का हूँ, मैं असम का हूँ, मतलब इस तरह से वो जवाब देना शुरू करेगा। अलग अलग बच्चे रहते हैं तो सबकी भाषा, गुजरात की गुजराती हो जाएगी, ठीक है, केरल का मलयालम हो जाएगा। इस तरह से जो भाषा बोली जाती है, देखेंगे कि हर तरह के बच्चे स्कूल में आते हैं और अपना अलग अलग भाषा लेकर आते हैं, ठीक है। अलग अलग क्या करते हैं, भाषा लेकर आते हैं। अब हम सब एक दूसरे से मिलेंगे, सब दोस्ती करेंगे, हम उसकी भाषा को जानेंगे, हम कुछ उसकी भाषा को सीखेंगे, अच्छा इसको ये बोला जाता है, वो हमारी भाषा को सीखेगा। यानी कि सभी बच्चे एक दूसरे की भाषा को सीखेंगे और इस तरह से क्या होता है कि एक बहुत अच्छे मतलब एकता का निर्माण भी हो जाता है बहुभाषिकता में। तो ये है कि बच्चे बहुत सारी भाषा को जान सकेंगे। ये इसको क्या होता है, बहुभाषिकता को आपको एक संसाधन के रूप में लेना है, ना कि प्रॉब्लम के रूप में। ये भी क्वेश्चन आता है कि बहुभाषिकता को आपको एक संसाधन के रूप में लेना है कि जिसकी वजह से ये बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट हो, ठीक है। ये समझ में आया। जैसे कि देखिए मान लेते हैं सपोज कीजिए कि मान लेते हैं स्कूल में हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा भाषा लेकर बच्चे आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, ये दिख ना कोई से बोला था, ऐसे करके बोलते हैं, चल ना कोई से बात करो जाए। मतलब क्या होता है कि मन में जिज्ञासा रहती है कि वो कौन सी भाषा है, कैसे बोला जाता है, उसमें इस वर्ड को उस भाषा में क्या बोला जाता है। तो ये सभी क्या होता है, बहुभाषिकता क्या है, बहुभाषिकता आपकी एक संसाधन के रूप में काम करती है, ना कि प्रॉब्लम के रूप में। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि क्लास 8 से 10th, देखिए जो बच्चा क्लास 8 से 10th क्लास में है उसे 3
भाषा में 2 भाषा उसकी क्या होगी, भारत की होगी। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि क्लास 8 से 10th में 3 भाषा बच्चों की पढ़ाई जाएगी, जिसमें 2 भाषा भारत की रहेगी, ठीक है। वहीं 11th-12th की बच्चों की बात करें तो उसमें 2 भाषा पढ़ाई जाएगी, जिसमें 1 भाषा आपकी भारत की होनी चाहिए, ठीक है। इस लाइन को याद रखिएगा, ये आपके पेडागोजी में, हिंदी पेडागोजी में आता है कि यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र में कौन-सी भाषा होनी चाहिए, या फिर बहुभाषिकता में बात करते हैं तो देखिए 3 भाषाओं में 2 भाषा भारत की होनी चाहिए और 1 भाषा मतलब आप कोई भी सीख सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं त्रिभाषा सूत्र की, लैंग्वेज फ़ॉर्मूला। ये भी आपके लैंग्वेज पेडागोजी में पूछे जाते हैं। 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला क्या होता है? देखिए बच्चों को हमें त्रिभाषा सूत्र में इन 3 भाषा की पढ़ाई करवाई जाएगी। बच्चों को 3 भाषा की पढ़ाई करवाई जाएगी। देखिए पहली भाषा क्या होगी? बच्चे की मातृभाषा, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपका रीजनल लैंग्वेज होगा। तीसरा क्या हो जाएगा? भारत के किसी स्टेट की भाषा होगी, ताकि सभी स्टेटों में क्या होगा, एक यूनिटी रहे, एक एकता रहे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि अगर बच्चे की मातृभाषा आपका पंजाबी है, ठीक है। अगर बच्चे की मातृभाषा पंजाबी है तो रीजनल लैंग्वेज उसका क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। रीजनल लैंग्वेज उसका हिंदी हो जाएगा और भारत के किसी स्टेट की भाषा हो जाएगी या फिर इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे की मातृभाषा हिंदी है, ठीक है। अगर किसी बच्चे की मातृभाषा ही हिंदी हो गई तो रीजनल लैंग्वेज उसका क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज उसका इंग्लिश हो जाएगा और इसके बाद ये भारत की कोई स्टेट की मतलब मॉडर्न लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ पर? देखिए मातृभाषा 3 भाषा सूत्र में बोला गया है कि हमें बच्चों को 3 भाषा का ज्ञान देना होगा, जिसमें 2 भाषा आपके भारत की भाषा होगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहली भाषा उसकी मातृभाषा होगी। अगर बच्चे की मातृभाषा ओडिशी है, गुजराती है, पंजाबी है, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी मातृभाषा हो जाएगी, उसी में हमें पढ़ाना है। दूसरी भाषा उसकी क्या हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी या फिर इंग्लिश हो जाएगी। तीसरा हो जाएगा किसी स्टेट, अदर स्टेट की एक भाषा हो जाएगी। अगर बच्चे की हिंदी ही मातृभाषा हो गई, मतलब हिंदी ही वहाँ पर चलता है, तो यहाँ पर आपका इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंग्लिश, और ये आपकी भारत की कोई मॉडर्न लैंग्वेज किसी स्टेट की हो जाएगी। ये है आपका थ्री लैंग्वेज फार्मूला। और ये याद रखिएगा कि ये क्लास 8 से 10th में बच्चों को 3 भाषा पढ़ाई जाएगी, जिसमें 2 भाषा आपके भारत की होगी, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ बात करते हैं, देखिए क्लास पीरियड ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? आपका 35 मिनट होना चाहिए। याद रखिएगा आपके क्लास का पीरियड ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 35 मिनट, ठीक है। ये देखिए एक और बात की गई है कि मोटी किताबें विशाल पाठ्यक्रम। देखिए बच्चों को अगर आप मोटी किताबें दे देंगे, बड़ा सा उसका पाठ्यक्रम करिकुलम बना देंगे, तो वो क्या होता है? वो एक असफलता का प्रतीक है। हमें बुक को मोटा नहीं रखना, हमें बुक को ऐसा रखना है कि बच्चा पतला ही बुक रहे लेकिन बहुत कुछ सीख सके, बच्चे का उससे सर्वांगीण विकास हो सके। तो मोटी बुक रहे तो वो आपका निगेटिव, कहीं भी ऑप्शन में मोटी बुक दे दे, विशाल पाठ्यक्रम दे दे, भर भर के बच्चों को पढ़ा, वो सभी क्या हो गए? निगेटिव वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए शिक्षण प्रणाली, बच्चों को पढ़ाना कैसे है। यहाँ पर बात किया गया है ज्ञात से अज्ञात। हमें जो भी चीज़ बच्चों को पढ़ाना है वो ज्ञात से अज्ञात पढ़ाना है, मूर्त से अमूर्त पढ़ाना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर बात करते हैं। देखिए ज्ञात का मतलब क्या होता है? आप बोलते हैं ना कि हमें इस चीज़ का ज्ञात नहीं है, मतलब आप उस चीज़ को नहीं जानते हैं, ठीक है। या फिर ये भी बोलते हैं कि हमको इस चीज़ का ज्ञात है, मतलब आप इस चीज़ को जानते हैं। मतलब ज्ञात का मतलब हुआ कि जो बच्चे को चीज़ आती है, उसे पहले से मालूम है, उसी चीज़ का उपयोग करके आप आगे पढ़ाएंगे अज्ञात चीज़ों को। जैसे कि मान लेते हैं आपने बच्चों को पढ़ाया, पानी पे अपने पढ़ा रहा है, पानी की फ़ॉर्मूला आपको बताना है कि पानी का ये फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप बच्चों को जोड़ेंगे, पहले आप उसके पानी के बारे में जोड़ेंगे कि पानी क्या होता है, पानी का आप लोग यूज़ कैसे करते हैं। फिर आप बच्चे को पढ़ाएँगे कि पता है पानी कैसे बनता है। तो फिर अब धीरे-धीरे क्या जा रहा है? ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं। बच्चा सब उत्सुक हो जाएगा, जिज्ञासा आ जाएगी उसमें कि पानी पानी कैसे बनता है? मतलब ऐसे मन में उसकी भावना आ जाएगी और तुरंत वो लोग ध्यान से सुनने के लिए तत्पर हो जाएगा कि कैसे बनता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो बच्चे चीज़ जानते हैं उसी को लेकर जो बच्चे चीज़ नहीं जानते वहाँ तक जाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों को मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाई जाए। देखिए मूर्त मतलब वो चीज़ें होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? तो हमें उसी चीज़ का उपयोग करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं ये मार्कर है, ये मूर्त चीज़ है, हम इसको छू सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है? तो मार्कर का उपयोग करके आप अमूर्त चीज़ों की तरफ ले जाएँगे, जैसे कि जो चीज़ें नहीं जानते। अब बच्चे को मालूम नहीं है कि मार्कर बनाने वाली बनता कैसे है, तो ये सब क्या है? अमूर्त चीज़ है। वो तो बच्चा देख नहीं रहा है, वो तो महसूस करेगा कि कैसे बनता है। तो देखिए
जो चीज़ें उसके पास है उसका उपयोग करके जो चीज़ें उसके पास नहीं है उस वहाँ तक पहुँचा जाना चाहिए। अमूर्त चीज़ें मतलब होता है कि वो चीज़ें जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस क्या करेंगे महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आया कि शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, ज्ञात से अज्ञात, जो बच्चों को चीज़ें आ रही है उससे जो नहीं आ रही है वहाँ तक पहुँचेंगे। जो बच्चे सामने देख रहे हैं, छू रहे छू रहे हैं, देख रहे हैं, उससे क्या कर वहाँ तक पहुँचना चाहिए जहाँ तक बच्चे थिंकिंग कर सके, उसके बारे में अब अपने दिमाग में इमेजिन करके सोच सके। ये समझ में आया? अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको कहाँ से कैसे पूछता है। देखिए, हमें सीखने को बार-बार नहीं करना है, यांत्रिकता नहीं लानी है, सज़ा और पुरस्कार से बचना है। कहीं भी आपको सज़ा दिख जाए, बच्चे को बार-बार पुरस्कार देने की बात कर जाए, तो वो भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद बच्चे को हमें डराना नहीं है, उन्हें अनुशासन में नहीं रख सकते, बच्चे को आप अनुशासन में नहीं रख सकते हैं। इसके बाद बच्चे को हमें कैसे पढ़ाना है, आनंद के साथ, ताकि बच्चों में संतोष आ जाए कि हाँ, आज हमने ये चीज़ सीखा, ठीक है? इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों का विकास और यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि डेवलपमेंट और लर्निंग का आपस में एक-दूसरे पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। बच्चा अगर डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है अपना, बच्चे का विकास नहीं हो तो बच्चा सीख भी नहीं सकता। अगर बच्चा सीख लिया है तो ज़ाहिर-सी बात है उसका विकास हो गया है, ठीक है? इसके बाद देखिए ये वाला भी क्वेश्चन आता है आपके हिंदी पेडागोजी में आएगा कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सेम चीज़ मतलब सूचना और ज्ञान एक चीज़ नहीं होती है, सूचना अलग है, ज्ञान अलग है, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं मदर टंग को बहुत इम्पोर्टेंट मानना है क्योंकि बच्चे स्कूल में अपनी मदर टंग को ही लेकर आते हैं। मदर टंग में ही वो उन्होंने पीछे जो अनुभव अपने लिया है उसी से आगे वो सीखना शुरू करेंगे, ठीक है? यहाँ पर देखिए करिकुलम आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ जाए वो आपका ऑप्शन सही होगा, लेकिन जहाँ रिगिड की बात आ जाए, कठोर की बात आ जाए वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। टाइम टेबल आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, छुट्टी कब होगी ये सब स्कूल की ये सब पहले से प्लानिंग होना चाहिए, सब फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे देखिए एनसीएफ ने कहा कि नई चीज़ों जैसे कि बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, पेपर कटिंग मैगज़ीन के माध्यम से आप बच्चों को आप क्या करेंगे, बताते रहेंगे जो भी चीज़ें अपडेट हो रही है। क्योंकि मान लेते हैं आज चीज़ें अपडेट है तो आप किताब तो नहीं बदल सकते हैं पूरा, तो धीरे-धीरे क्या करें जो भी चीज़ अपडेट हो रही है आप उसको बताते रहेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए मल्टीपल रिसोर्स का आप यूज़ करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, साथ ही साथ जो भी आपके साथ शैक्षिक एक्टिविटी होगी आप उसमें बच्चे के पेरेंट्स को बुलाएँगे। बच्चों के पेरेंट्स से टीचर का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए ताकि हमें बच्चों के बारे में जानकारी मिलती रहे। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद देखिए यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन टाइम टेबल में आपकी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो बच्चे दिव्यांग हैं, किसी कारणवश उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें बच्चों को टाइम टेबल में छूट देना चाहिए। 10-15 मिनट उन्हें एक्स्ट्रा दे देना चाहिए, ठीक है? इसके बाद बात कर रहा है कि फैक्ट को नहीं चेक करना है। फैक्ट बेस्ड कहीं भी आपका प्रश्न फैक्ट वर्ड दिख जाए आपके ऑप्शन में, तो उस ऑप्शन को काट दीजिएगा। कहीं भी देखिए, हमें क्या करना है कि एग्ज़ाम में जो बच्चा ने आंसर लिखा है, तो वो अगर फैक्ट को वहाँ पर हम फैक्ट को नहीं चेक करेंगे, वहाँ पर हम चेक करेंगे बच्चे की थिंकिंग। बच्चे ने कितना सोच समझ के बारीकियों से लिखा है, इसको चेक करेंगे। बच्चे कहाँ तक सोच पा रहा है, इसको चेक करेंगे, ठीक है? इस पर मार्क्स देना है। इसके बाद बात करते हैं कि हमें रटने वाले प्रश्न ना पूछकर सोच को बढ़ावा देने वाले प्रश्न, वही आपको बात करते हैं ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड प्रश्न। ये सब भी आपके पेडागोजी में पूछे जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर बात करते हैं मल्टी लैंग्वेज में बहुभाषिकता है कि हमें क्या करना है, बच्चों को 3 लैंग्वेज को पढ़ाना है। स्कूल में बच्चे को 3 लैंग्वेज पढ़ाना है, जिसमें 2 लैंग्वेज आपके भारत की होनी चाहिए और 1 लैंग्वेज आप कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज ले सकते हैं। जिसमें 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला में देखिए, यहाँ पर मैंने साफ-साफ लिखा है, ये क्वेश्चन में आया था आपके हिंदी पेडागोजी में कि जिसमें कम से कम 3 लैंग्वेज में कम से कम 2 लैंग्वेज आपकी भारत की होनी चाहिए। देखिए, त्रिभाषा सूत्र में आपकी एक मातृभाषा होगी, रीजनल लैंग्वेज होगी और भारत के किसी स्टेट की भाषा होगी ताकि सभी स्टेट में आपकी यूनिटी हो सके, ठीक है? यहाँ पर बात करते हैं क्लास टाइम आपका 35 मिनट का होना चाहिए और देखिए मोटी किताबें, विशाल पाठ्यक्रम के बारे में कहीं भी बात किया गया तो वो चीज़ें गलत होंगी, ठीक है? क्योंकि हम मान लेते हैं इतना मोटा किताब ही रख लें बच्चा कुछ समझ ही ना पाए, ठीक है? तो उससे अच्छा है कि हम इतना पतला रखें और अच्छा रखें। जो चीज़ें मान लेते हैं शॉर्टकट में हम बच्चे को समझाएँ लेकिन बच्चा समझ जा रहा है पतला ही बुक से तो वो ठीक है। यहाँ पर शिक्षा प्रणाली आपके ज्ञात से अज्ञात होना चाहिए, मूर्त से अमूर्त होना चाहिए, ठीक है? और ये देखिए एक और है आपका सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन जाना चाहिए, यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि सरल से बच्चे को पहले हम ऐसा तो नहीं है कि मान लेते हैं कठिन चीज़ पानी के बारे में बच्चा जानता ही नहीं कि पानी क्या है और इसके बाद हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि पानी का फ़ॉर्मूला ये होता है, हम डायरेक्ट कठिन चीज़ पे पहुँच गए। अगर बच्चे के सामने कठिन आया तो वो कहेगा ये यार हटो यार इसको छोड़ो, ये बहुत हार्ड है हमारा सा जैसे कि मैथ की बात करते हैं, मैथ में लोग पहले बच्चों को देखेंगे कि जोड़-घटा उसे आ ही नहीं रहा है और आप एक कह ली एकदम लेकर चले गए उसको थ्योरम पर। तो वहाँ पर बच्चा देखेगा कठिन है, तुरंत उससे अपना ऐसे मुड़ी इनकार कर देगा कि हमको नहीं पढ़ना है। तो हमें क्या करना है, पहले बच्चों को हमें सरल चीज़ें बतानी है, उसके बाद हमें धीरे-धीरे करके कठिन की ओर ले जाना है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलिए आपका ये एनसीएफ का चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे और तब हम आगे और भी मतलब सीडीपी की क्लास आते रहेंगे। देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।